एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है। वो अपनी माँ और बहन के साथ एक प्लेग्राउंड के अंदर जा रहा था। तभी अचानक से आसमान के अंदर एक दरार आ जाती है और आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनके सिर के ऊपर अजीब से स्टेटस अपीयर होने लगते हैं, जहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर हाउ लेवल 1 पे होता है और वहीं उसकी छोटी बहन लेवल 2 पे। सारे लोग ऊपर की तरफ देखते हैं क्योंकि पोर्टल से एक 55 लेवल का मॉन्स्टर बाहर निकल रहा होता है, जो कि कुछ इंसानों को खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार था। उसके लैंड करते ही पलक झपकते वो पूरे के पूरे अपार्टमेंट को एक हाथ से सिर्फ स्विंग करके नीचे ले आता है। फिर वो खौफनाक इंसेक्ट जैसा दिखने वाला क्रिएचर अपने कुछ मिनी वर्जन्स को बुलाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को खत्म कर सके। हाउ की माँ तुरंत अपने बच्चों को लेकर सेफ जगह पर जाने की कोशिश करती है। हाउ यहाँ पर बहुत ज्यादा डरा होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर उन्हें खत्म करने के लिए आ रहा होता है। हाउ की माँ उसे भरोसा दिलाती है कि घबराने की कोई बात नहीं है और उससे ये प्रॉमिस मांगती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन का पूरा ख्याल रखेगा। जिसके बाद वो लेडी छुपना छोड़कर बाहर आती है और अपने फाइटिंग कॉस्ट्यूम में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे वो मॉन्स्टर उसे एक गॉडेस कहकर बुलाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो इस प्लेनेट पर है। हालांकि हाउ की माँ बहुत अच्छी फाइट दे रही थी, लेकिन उसे पता होता है कि उसका करंट लेवल उस डीमन को हराने के लिए काफी नहीं है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मॉन्स्टर का टारगेट उससे किसी आइटम को कलेक्ट करना था, जिसे सील ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन के नाम से जाना जाता है। वो आसपास देखती है और सोचती है कि उसे कोई प्लान बनाना होगा अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसीलिए वो उस आइटम को डीमन के सामने शो करती है और आसमान की तरफ उड़ने लगती है। वो क्रिएचर उसके झांसे में फंस जाता है और पागलों की तरह उसका पीछा करने लगता है, लेकिन वो मॉन्स्टर ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि उसने एक बॉम्ब तैयार कर लिया है एंड वो उस मॉन्स्टर के साथ अपने आप को उड़ाने वाली होती है। एक्सप्लोजन इतना ज्यादा भयानक होता है कि उस सिटी के बीचों बीच एक बहुत बड़ा गड्ढा बना देता है, लेकिन उस लेडी ने पहले से ही प्रोटेक्टिव बैरियर अपने बच्चों के आसपास कास्ट कर दिया था ताकि उन्हें उसकी चपेट में आने से रोक सके। हम देखते कि इस घटना के कुछ साल बीत जाते हैं और हाउ अपने स्कूल में उन मॉन्स्टर्स की हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहा होता है। ये सब कुछ तब शुरू हुआ था जब साल 263 AD के अंदर स्पेस टाइम में कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसने अर्थ को जबरदस्ती एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल म्यूटेशन में बदल दिया था। उसके बाद प्लेनेट पर पोर्टल्स दिखाई देने लगे और मॉन्स्टर्स उस पोर्टल से अर्थ पर नुकसान पहुंचाने के लिए आने लगे। इस हालात से निपटने के लिए इंसान सुपर ह्यूमंस वाले क्रिएचर में बदल जाते हैं। इसीलिए 5 सबसे पावरफुल लोगों ने मॉन्स्टर से लड़ने के लिए एक आर्मी को इकट्ठा किया और एक सेफ जोन बनाया ताकि ह्यूमैनिटी को बचाया जा सके। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी मॉन्स्टर्स लगातार हमला करते रहे। ह्यूमैनिटी को आखिरी उम्मीद सिर्फ यही बची थी कि स्टूडेंट लेवल अप करें। जब क्लास खत्म होती है तब हाउ लेवल 3 पर होता है, इसीलिए एक बंदा और उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, जबकि वो बंदा हाउ से सिर्फ 2 लेवल ही ऊपर होता है और उसे काफी परेशानी होती है कि हाउ को एक जीनियस कहा जाता है। हालांकि उसे तो सिर्फ अपने काम से काम होता है और फंग उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन हाउ उसके कुछ हमलों को डॉज कर लेता है। लेकिन जब फंग उस पर जोर का अटैक करने की कोशिश करता है तभी हाउ की सिस्टर उसे एक तोड़ का किक कर देती है, जिससे वो दीवार में जाकर टकराता है। एंड यूनी पे यहाँ पर लेवल 7 पर होती है। वो बंदे अपने लीडर को उठाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। हम देखते हैं कि इसके बाद वो दोनों भाई बहन अपने फादर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं ताकि हाउ का 18th बर्थडे मना सके। उसके फादर अपने बेटे के सामने एक केक लाते हैं जो उसने अपनी वाइफ से बनाना सीखा था। हाउ अपनी और अपनी फैमिली के लिए विश मांगता है कि वो हमेशा खुश रहे और ये भी विश करता है कि वो जल्दी से जल्दी अपना लेवल अप करे एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी के साथ। तभी हम देखते हैं कि एक लेवल 12 का मॉन्स्टर उन पे हमला कर दिया था। हालांकि स्पेशल पुलिस उस पे ओपन फायर करती है, लेकिन उनकी सारी बुलेट्स का उस पे कोई असर नहीं होता है। मॉन्स्टर्स ने उन लोगों को मारना शुरू कर दिया था एंड इधर हाउ और उसके डैड बचते बचाते हुए यहाँ से निकल रहे होते हैं, लेकिन मॉन्स्टर उन्हें देख लेता है। इसीलिए वो अपने बेटे को ऑर्डर देते हैं कि वो यहाँ से अपनी बहन के साथ भाग जाए। जिसके बाद वो आदमी फाइट के लिए सामने आता है जो कि लेवल 9 का सुपर ह्यूमन होता है, लेकिन बदकिस्मती से वो काफी ज्यादा कमजोर होता है एंड वो उस पर एक काफी जोर का अटैक करता है, जिस वजह से वो एक दीवार से जाकर टकरा जाता है, जिससे वो आगे की फाइट करने की हालत में बिल्कुल नहीं होता। अपने फादर को इस हालत में देखकर यून पे काफी गुस्सा होती है, इसीलिए वो अपनी एक मैजिकल बॉल को समन करती है अटैक करने के लिए, पर डीमन उसे आसानी से ब्लॉक कर लेता है और आगे बढ़ने से पहले उसे पूरी तरीके से फाइट से बाहर कर देता है। हाउ सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर नहीं देख सकता था, इसलिए वो आगे होने वाले हमले को ब्लॉक कर देता है और वो अपनी बहन को अपने फादर को सुरक्षित जगह पर भागने के लिए कहता है। हालांकि वो अपने भाई को सपोर्ट करना चाहती थी, पर उसे पता था कि उसके पास भागने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। इसी दौरान मॉन्स्टर इसकी इंसल्ट करता है कि
एक लेवल 3 उसके सामने खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो उसके सीने में आर पार बुरी तरीके से एक छेद कर देता है और उसके बाद वो उस लड़की के पास जाता है। हालांकि हाउ में अभी भी कुछ जान बची होती है, इसीलिए वो अपनी सारी ताकत को उस मॉन्स्टर को रोकने में लगा देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पे अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है। अब उसके पास सिर्फ देखने और उसकी माँ से माफी मांगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वो अपना इकलौता प्रॉमिस भी नहीं निभा पाया था उसकी बहन को बचाने का। हालांकि तभी कहीं से एक एनर्जी ट्रेवल करके उसके पास आती है और एक सीक्रेट सिस्टम किंग ऑफ ग्लोरी अकाउंट की मदद से वो फिर से रिवाइव हो जाता है, जिस वजह से हमारे हीरो में इंसान पावर और 10 सेकंड की इंसान एबिलिटी आ जाती है। वो उस क्रिएचर को अपने फ्लेम अटैक्स की मदद से लगातार पीछे करने लगता है, क्योंकि उसे काफी बुरा डैमेज दे रहे थे। मगर जैसे उसका टाइमर खत्म होता है, वो क्रिएचर हेल्पलेस लोगों से लाइफ एनर्जी सोख कर लेवल अप कर लेता है। अब वो लेवल 15 को टच कर चुका था। हालांकि हाउ के पास कोई चांस नहीं था, फिर भी वो फाइट में बैक करता है और तभी वो एक लेजर ब्लास्ट का शिकार हो जाता है, जो कि उसकी हेल्थ को 1% पर ला देता है। सिस्टम उसे अलर्ट करता है कि उसका वन टाइम अल्टीमेट मोड तैयार है वापस इस्तेमाल करने के लिए, इसीलिए वो उसे एक्टिवेट करता है। जब मॉन्स्टर उसे लगभग खत्म करने ही वाला था, वो एक पावरफुल मूव का इस्तेमाल करता है, जिससे वो क्रिएचर भी उलझन में पड़ जाता है कि इस लड़के के पास एक एप्रा रेल पट का ऑरा कैसे है। पहले उसे उसका जवाब नहीं मिलता, क्योंकि वो पहले ही जलकर राख हो चुका होता है। मॉन्स्टर को हराने की वजह से हाउ को बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं, जो कि उसके इनर स्पेस को अपग्रेड करने के लिए अनलॉक कर देता है। सिस्टम उसके कुछ पॉइंट को उसे हील करने के लिए यूज करता है और सिस्टम उसे इन्फॉर्म करता है कि वो डिवाइन साइन के जरिए चूज किया गया है, वो अब लेवल 12 पर है। हालांकि उसके स्टेटस अभी भी लेवल 3 पर शो कर रहे होते हैं। उसके बाद इन तीनों को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हाउ अपनी सिस्टर को देखने के लिए अंदर आता है, जो कि डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रही थी अपने फादर को ठीक करने के लिए, लेकिन डॉक्टर बिल्कुल पत्थर दिल होता है और पहले पेमेंट की मांग करता है। यून पे यहाँ पर अपने घर को बेचने का भी ऑफर देती है, लेकिन उसे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता और वो उस लड़की को अपने भाई की तरफ धक्का दे देता है। हाउ उससे कहता है कि फिक्र की कोई बात नहीं है, वो ये संभाल लेगा। भाई लेवल 10 का डॉक्टर कंफ्यूज होता है कि वो इतना जल्दी रिकवर कैसे हो गया बिना किसी ट्रीटमेंट के। हाउ डॉक्टर के पास जाता है ताकि उसे एक मैजिकल क्रिस्टल दे सके और आशा करता है कि ये काफी होगा उसके फादर के मेडिकल बिल्स को भरने के लिए। उस आदमी को यकीन नहीं होता कि एक लेवल 3 ऐसे किसी मॉन्स्टर को हरा सकता है, बट उसने तुरंत क्रिस्टल उठा लिया और हाउ के बारे में जानने की कोशिश करने लगा। पर हाउ कहता है कि उसे इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर उसे इन्फॉर्म करता है कि उसके फादर को ट्रीट करने में 5 लाख का खर्च होगा, जबकि इस क्रिस्टल की वैल्यू सिर्फ 2 लाख है, जिस पर हाउ उससे 3 दिन का समय मांगता है। लेकिन वो डॉक्टर काफी ज्यादा लालची होता है और उसे सिर्फ 1 दिन का ही समय देता है बाकी पैसों का इंतजाम करने के लिए, वरना उसके फादर का ट्रीटमेंट नहीं शुरू होगा। यूनफे काफी ज्यादा परेशान होती है कि इतने कम समय में वो इतना अमाउंट कैसे इकट्ठा करेंगे। हालांकि हाउ के पास एक प्लान होता है पैसा जमा करने का। कैंपस डंजन कंपटीशन को जीतकर, जो कि अगले दिन होने वाला था, उसने सुना था कि जीतने वाले को जो प्राइज मिलेगा वो काफी ज्यादा बड़ा होगा। यूनफे काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और खुद भी पार्टिसिपेट करने का फैसला करती है, पर वो कहता है कि उसे आराम करने की जरूरत है, क्योंकि वो अभी भी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई है। जब वो दोनों बात कर रहे थे, तभी वो शातिर डॉक्टर उन्हें सुन रहा होता है और किसी से कांटेक्ट करके उन्हें अलर्ट करता है। हम देखते हैं कि कंपटीशन का दिन आ चुका होता है और स्टूडेंट्स इकट्ठा हो रखे होते हैं अनाउंसमेंट सुनने के लिए। यहाँ पर प्रिंसिपल, जो कि लेवल 11 का होता है, काफी ज्यादा खुश था उन्हें इस साल के विनर का प्राइज मनी बताने के लिए, जो कि 1 मिलियन रहने वाला है। हम एक लड़की को देखते हैं, वो लेवल 20 पर थी और उसे उम्मीद होती है कि 1 या 2 स्टूडेंट ऐसे जरूर होंगे जिन्हें वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में शामिल कर सके। वो एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो मॉन्स्टर को हराने और डंजन को एक्सप्लोर करके कीमती आइटम्स और ट्रेजर को इकट्ठा करते हैं। सारे स्टूडेंट्स ये खबर सुन के काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो हानमू ग्रुप में शामिल हो सके, जो कि बाकी हीरो ग्रुप्स के बीच में टॉप 6 पर है। हम देखते हैं कि कंपटीशन की जानकारी अनाउंस की जा रही होती है कि जो भी इस कंपटीशन में हिस्सा लेगा उसे शैडो फॉरेस्ट डंजन में भेजा जाएगा, जो कि एक जगह है जहाँ पर लेवल 5 से लेकर लेवल 15 तक मॉन्स्टर्स हैं। वो टीम बना सकते हैं, पर सिर्फ 5 लोगों से ज्यादा की नहीं। डंजन का फाइनल बॉस 20 लेवल का एक मॉन्स्टर है। पार्टिसिपेट को पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए। एक स्टूडेंट ये पॉइंट आउट करता है कि एक दूसरे के खिलाफ कॉम्पिटिट करना उन्हें आपस में भी मारने पर मजबूर कर सकता है, जो कि उसे कुछ ज्यादा ही लगता है। केरमो उन्हें बताती है कि यही जिंदगी की सच्चाई है, सिर्फ ताकतवर को ही जीने का हक है। वो पोर्टल को ओपन करती है और कंपटीशन शुरू हो जाता है और हाउ पहला बंदा होता है जो अकेले ही उसमें एंटर करता है बिना किसी हिचकिचाहट के, जो कि सभी स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हैरान कर देता है। ऐसा लगता है जैसे कैरमो को
पहले से ही पता था कि हाउ ने पिछले दिन उसके सामने आए मॉन्स्टर को हरा दिया था। वो काफी ज्यादा क्यूरियस होती है कि आगे क्या होगा। भंग गुस्से में उसका पीछा करता है। उसे उम्मीद होती है कि शायद मॉन्स्टर्स हाउ को बुरी तरह पीट रहे होंगे। वहीं पर हाउ दूसरी तरफ पहले ही कुछ कमजोर मॉन्स्टर को हराकर पॉइंट कलेक्ट कर चुका होता है, लेकिन उसे और ज्यादा पॉइंट चाहिए थे, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग क्रिएचर की तलाश में निकल पड़ता है। वो कुछ स्पाइडर ग्रुप का पीछा करता है जो अपने बॉस के पास लौट रहे होते हैं। तभी उसे अचानक एक मदद की चीख आती है। वो उस आवाज को फॉलो करता है जहाँ पर टीन हवा में लटकी हुई कुछ रेड मैजिकल वेव्स में फंसी होती है। उसके सारे साथी उसको छोड़कर भाग चुके होते हैं। टीन उससे प्रॉमिस करते हैं कि अगर वो उसे बचा ले तो फ्यूचर में वो उसके साथ टीम अप करके उसके काम आ सकती है। हाउ उसे शांत रहने को कहता है और फिर अपने फायर मैजिक की मदद से वेव्स को जला देता है। जैसे ही टीन नीचे गिरने वाली होती है, हाउ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो एक ट्रैप पर गलती से अपना पैर रख देता है, जिसकी वजह से वो और टीन दोनों फंस जाते हैं। उसी वक्त एक लेवल 16 का स्पाइडर मॉन्स्टर वहाँ पर अपीयर होता है जो अपने शिकार को निगलने के लिए तैयार था। हाउ और टीन सिर्फ स्पाइडर वेव में ही नहीं फंसे होते हैं, बल्कि वो एक दूसरे से बंधे होते हैं। हाउ दोनों को वेव से फ्री करता है फायर से जलाकर, जिसके बाद वो अपने दांतों की मदद से उसके बंधन को भी तोड़ने लगता है। लेकिन स्पाइडर बॉस इतनी आसानी से उन्हें भागने नहीं देता। वो तुरंत उन पर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू कर देता है और यहीं से हंसली फाइट शुरू होती है। दोनों काफी ज्यादा बड़ी मुश्किल से उसके अटैक्स को टालते हैं और साथ ही उसके सिल्क को भी कमजोर करने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर हाउ पूरी ताकत से जाल को चीर देता है और एक जोरदार पंच के साथ स्पाइडर को फेंक देता है। ये सब देखकर टीन उसकी स्ट्रेंथ से काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन इससे स्पाइडर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वो दोबारा खड़ा होता है और लगातार अपने मूव्स स्पैम करना शुरू कर देता है। अब जब हाउ की स्पीड और एबिलिटी लगभग 10 गुना बढ़ चुकी होती है, तो वो अब आसानी से उसके हर अटैक्स को डॉज कर लेता है। बीच बीच में जो भी छोटे मोटे स्पाइडर उसके रास्ते में आ रहे होते हैं, वो उन सभी को खत्म कर देता है। लेकिन तभी मॉन्स्टर मौका देखकर हाउ को एक टाइट सिल्क में फंसा देता है। हालांकि हाउ इजीली उसे जलाते हुए बाहर आ जाता है और तुरंत एक एपिक फाइनल फायर फ्लैश करता है, जिससे वो क्रिएचर सीधा खत्म हो जाता है। मॉन्स्टर को हराने के बाद हाउ को काफी सारे पॉइंट मिलते हैं और सिस्टम स्पाइडर से ड्रॉप हुए एलिमेंट को अपग्रेड करके एक वेपन में बदल देता है, जिसे 3 बार यूज किया जा सकता है। इसके बाद हाउ टीन को अपने साथ चलने की इजाजत दे देता है, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर कि वो उसका सीक्रेट किसी को नहीं बताएंगे। वो कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं फाइट नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। उसके बाद हम उन्हीं बंदों को देखते हैं जिन्होंने टीन को अकेला छोड़ दिया था। एक डीमन उनका पीछा कर रहा था। उनमें से वो डीमन एक बंदे पर अटैक करके उसको वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। ये देखकर बाकी 2 लोग लगातार भागते रहते हैं जब तक कि उनमें से एक और बंदा पकड़ा नहीं जाता। लेकिन तभी वो टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का यूज करता है अकेडमी में लौटने के लिए, जो कि उसे बचा लेता है। आखिर वाला बंदा दौड़ता रहता है जब तक कि वो टीन और हाउ के रास्ते के सामने नहीं आ जाता। वो उनसे भीख मांगता है कि उसे बचा ले। हालांकि वो लड़की उसकी गलतियों के लिए उसे हील करना नहीं चाहती थी, पर उसे उसके लिए बुरा लगता है, इसीलिए वो उसके हेल्थ पॉइंट को बढ़ाने लगती है। हाउ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे हील कर देती है और तभी मॉन्स्टर वहाँ पर आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। हाउ उसे बचाता है और इन्फॉर्म करता है कि उसने उस बंदे को हील किया है, इसीलिए उस मॉन्स्टर ने उसे भी उसका टीममेट मान लिया है और अब वो उनका पीछा करने लगता है। वो बंदा यहाँ से फ्री हो जाता है, इसीलिए वो वहाँ से भागने का फैसला करता है, लेकिन हाउ किसी शैडो की तरह उसके पीछे आता है और उसकी गर्दन पकड़ लेता है ताकि उसे भागने से रोक सके। इसके बाद वो मॉन्स्टर की तरफ एक फायर ब्लास्ट करता है टीन को उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए। वो बंदा टीन से माफी मांगने लगता है जो भी उसने किया उसके लिए, लेकिन जब उसे ऐसा लगता है कि हाउ अपना ध्यान कम कर रहा है, वो बंदा अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हाउ काफी ज्यादा फास्ट होता है और उसके मुंह पे एक जोरदार पंच जड़ देता है और वो बंदा टेलीपोर्ट होकर वहाँ से गायब हो जाता है। उस कॉम्बैट में हारने की वजह से उस बंदे को जितने भी पॉइंट मिलते हैं हाउ को दे दिए जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी हारा नहीं था। वो गुस्से में राउंड 2 के लिए वापस आ जाता है। हाउ अपना वेपन समन करता है और बिना किसी हिचकिचाहट के उस क्रिएचर की अच्छी खासी धुलाई कर देता है, मगर क्योंकि वो मॉन्स्टर फायर बेस्ड होता है इसलिए पूरी तरह खत्म नहीं होता। हालांकि वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा डैमेज जरूर ले लेता है। हाउ के मुताबिक वो क्रिएचर अब रेज स्टेज में होता है, जिसके चलते उसे खत्म करना और भी मुश्किल हो जाता है। वो टीन से पूछता है कि क्या उसके पास कोई ऐसी टेक्निक है जिससे वो उस मॉन्स्टर को इजीली हरा सके, क्योंकि वो एक हीलर है। टीन बताती है कि उसके पास एक टाइप की स्किल है और वो मदद करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कर पाते मॉन्स्टर अपने आप को रिकवर कर लेता है और दोबारा से हमला करना शुरू कर देता है। इस बार हाउ तुरंत फायर से एक बैरियर क्रिएट करता है और क्रिएचर को अपने साथ उसके अंदर बंद कर लेता है। हाउ का इरादा सिर्फ इतना होता है कि
कि उस मॉन्स्टर की हेल्थ को कम कर दे, ताकि टीन अपनी एबिलिटी का यूज करके उसको शांत कर सके। हाउ ने मॉन्स्टर को इतना मारा जब तक कि वो एक लास्ट लिमिट तक नहीं पहुंच गया, जिससे टीन को अपनी एबिलिटी यूज करने का मौका मिल जाता है। उसकी पावर की वजह से वो खतरनाक क्रिएचर एकदम शांत होकर एक बदसूरत से बेबी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन हाउ का असली गोल सिर्फ उसे मारकर पॉइंट्स को लेना था। बेबी ड्रैगन डर के मारे सीधा टीन के पास भाग जाता है ताकि वो उसे बचा सके। टीन अपने सेवियर से रिक्वेस्ट करती है कि वो इस क्यूट क्रिएचर को छोड़ दे। मॉन्स्टर खुद भी प्रॉमिस करता है कि वो हाउ को बहुत सारा ट्रेजर देगा, लेकिन हाउ को इन सब से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उसे खत्म करने के लिए रेडी हो जाता है। हालांकि लास्ट मोमेंट पर वो अपना अटैक रोक लेता है और ड्रैगन से कहता है कि वो बस यहाँ से चला जाए। भले ही उसने उसे नहीं मारा, फिर भी उसे मॉन्स्टर को शांत करने के लिए काफी सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद हाउ अपने सीक्रेट सिस्टम में जाकर चेक करता है कि उसके पास कितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स हो चुके हैं और उसे पता चलता है कि वो काफी ज्यादा हो चुके हैं। हाउ डिसाइड करता है कि वो आई ऑफ ट्रूथ स्किल अनलॉक करेगा, क्योंकि उसे लगता है कि ये फाइनल बॉस के अगेंस्ट काम आएगी। जब वो सिस्टम वर्ल्ड से बाहर आता है तो वो देखता है कि टीन ने एक स्पेशल एग पकड़ रखा है, जिसे वो बेबी ड्रैगन का दिया हुआ ट्रेजर मानती है। हाउ जब उस एग को स्कैन करता है तो उसका एबिलिटी स्कोर 1000 के पास होता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है कैरमो पर, जो दूर से देख रही होती है कि हाउ कैसे लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। अब तक वहाँ पर जो भी हो रहा होता है उसे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद हम फेंग और उसकी टीम को देखते हैं, जो मेंस पॉइंट कलेक्ट कर रहे होते हैं और लूट इकट्ठा करते हुए अपना अच्छा समय एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरमो ने एक स्पेशल मोड एक्टिवेट कर दिया था, जिससे सारे स्टूडेंट लीडर बोर्ड के साथ साथ बाकी टीम्स की लोकेशन भी देख सकते थे। लीडर बोर्ड्स पर उन्हें दिखाई देता है कि हाउ ने ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉइंट्स को कलेक्ट कर दिए हैं, जो फैंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट था, क्योंकि उसने पहले ही प्लान बना रखा था कि वो एक टीम के साथ मिलकर बाकी सबको खत्म करेगा, क्योंकि उन्हें ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि हाउ पहले से काफी ज्यादा ओवर पावर्ड हो चुका है। हाउ दूसरे स्टूडेंट्स को बुरी तरह हराने लगता है, जो उसके पॉइंट्स चुराने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो उन बंदों को फोर्स करता है क्विट करने के लिए, जिसका रिजल्ट ये होता है कि उनके सारे पॉइंट्स हाउ और टीन को मिल जाते हैं। इस तरह वो सीधा लीडर बोर्ड पर नंबर 1 आ जाता है। हाउ को पता होता है कि अब बाकी सब उसके पीछे आने वाले हैं, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि सब कुछ खत्म करने के लिए फाइनल बॉस को डिफीट कर दिया जाए। वो अपनी नई मिली ट्रू सीकिंग स्किल का यूज करके उसकी लोकेशन ढूंढता है और टीन के साथ उस तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में टीन देखते है कि फैंग और उसकी टीम उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, लेकिन हाउ को बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक सॉलिड प्लान होता है। हम देखते हैं कि हाउ उन सबको जानबूझकर बॉस की लोकेशन की तरफ ले जा रहा होता है, ताकि वो टीन के साथ हिडन मोड एक्टिवेट करके पेड़ों के बीच छुप सके और मॉन्स्टर पहले ही फैंग की टीम को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा दे। जब फैंग और उसकी टीम वहाँ पर पहुंचती है तो उसे ये देखकर काफी ज्यादा हैरानी होती है कि हाउ कहीं नजर नहीं आ रहा होता है। लेकिन तभी उनके सामने एक लेवल 20 का ट्रिब्यू बॉस आ जाता है। उसकी टीम के बाकी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन फैंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं घबराता और सीधा मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। वो आसानी से पीछे ढकेल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो अपनी टीम को ऑर्डर देता है कि फायर मैजिक से सपोर्ट करें, जबकि कुछ लोग दूर से मैजिक से उसे हील कर रहे होते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी काम करने लगती है और धीरे धीरे मॉन्स्टर की हेल्थ कम होती जाती है। ये सब देखकर हाउ काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है, लेकिन वो जानता था कि इतना हाई लेवल का मॉन्स्टर इतनी आसानी से तो नहीं गिरेगा, और वैसा ही होता है क्योंकि बॉस अपना सेकंड फेज एक्टिवेट कर देता है, जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही वो अपने छोटे छोटे वर्जन को भी समन कर देता है, जो टीम पर हर तरफ से हमला कर देते हैं। यहाँ पर सिचुएशन इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि कुछ लोग यहाँ से डरकर भागने लगते हैं। हैंक उन्हें अपनी जगह पर रुकने के लिए चिल्ला रहा होता है, लेकिन वो नहीं रुकते। टीन ये देखकर समझ जाती है कि अगर हाउ ने उन लोगों की हेल्प नहीं की तो ये लोग पक्का खत्म हो जाएंगे। तभी हाउ अपनी ग्रैंड एंट्री करता है और बॉस के सारे मिनी वर्जन्स को एक ही बार में साफ कर देता है। कुछ स्टूडेंट फाइट से बचना चाहते थे, इसीलिए वो तुरंत टेलीपोर्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। हैंग को सब कुछ समझ आ जाता है कि वो हाउ के ट्रैप में फंस चुका है। गुस्से में आकर वो अपनी बची हुई टीम को ऑर्डर देता है कि हाउ को खत्म करे, ताकि उसके सारे पॉइंट्स उन्हें मिल जाए और साथ में हमें फंसाने का भी बदला लिया जाए। हाउ सबके साथ फाइट करने के लिए तैयार था, लेकिन फाइनल बॉस अभी तक जिंदा है। उस मॉन्स्टर ने अपनी पोर से सबको पकड़ लिया था। सिर्फ हाउ ही था जो अलर्ट रहकर टीम के साथ उसे डॉज कर पाया। हाउ नोटिस करता है कि बॉस अपने फाइनल फॉर्म में आ चुका है, लेकिन यहाँ पर फैंग बिल्कुल भी रेडी नहीं होता है उस पेड़ की फर्टिलाइजर बनने के लिए। इसीलिए वो हिम्मत करके खुद को कट करते हुए अपने आप को फ्री कर लेता है। वो यहाँ से भागने के बजाय सीधे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ ग्रीन पोजन मिस्ट आने लगती है। फैंग तुरंत अपनी टीम को बोलता है कि वो अपना मुंह ढक ले, और फिर वो एक ऐसी स्किल एक्टिवेट करता है जो पोजन के असर को उस पर कम कर दे। खुशकिस्मती से उन सब
के लिए हाउ वहाँ पर मौजूद होता है। वो अपनी पावर से उस पॉइजन मिस्ट को हटा देता है और वो बाकी लोगों से कहता है कि अगर वो मरना नहीं चाहते तो तुरंत टेलीपोर्ट करके वहाँ से निकल जाए। उसके बाद वहाँ पर सिर्फ हाउ, फैंग और टीन बचते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर पता होता है कि उनमें से बॉस को सिर्फ हाउ ही हरा सकता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बॉस ने अपनी पूरी की पूरी ताकत हाउ पर लगा दी होती है, लेकिन ये बात अलग है कि उसका एक भी अटैक उसे टच नहीं कर पाता। हाउ हर मूव को इजिली डॉज करता है और फिर एक पावरफुल फिनिशिंग ब्लॉक के साथ मॉन्स्टर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही टास्क पूरा होता है एक पोर्टल ओपन हो जाता है जिनके जरिए उन्हें वापस जाना होता है। तभी फैंग वहाँ आकर उसका सामना करता है और पूछता है कि उसने खुद को वीक क्यों दिखाया जब वो असल में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फैंग इस सच्चाई को मान नहीं पाता और गुस्से में हाउ पर अटैक कर देता है, लेकिन हाउ उसका अटैक इजीली ब्लॉक कर देता है और उसे फोर्स करके टेलीपोर्ट करवा देता है। हम देखते हैं कि मॉन्स्टर से एक ग्रीन क्रिस्टल ड्रॉप होता है जिसे हाउ उठाकर टीन को दे देता है, क्योंकि हाउ को लगता है कि टीन उस क्रिस्टल का अच्छे से यूज कर पाएगी। टीन यहाँ पर थैंक यू करने वाली होती है कि तभी यहाँ पर जमीन हिलने लगती है और पोर्टल बहुत तेजी से क्लोज होने लगता है। घबराहट में टीन का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, जिससे उसका स्किप करने का समय और भी ज्यादा कम हो जाता है। हाउ के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो उसे जोर से पोर्टल के अंदर फेंक देता है। लकीली हाउ के पास भी एक पोर्टल स्क्रॉल होता है जिसका यूज करके वो खुद को भी बचा लेता है। जब वो वापस स्कूल पहुंचता है तो वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि पूरी जगह ऐसी लग रही होती है कि यहाँ पर कोई जंग हो चुकी है। हर तरफ तबाही मच रखी होती है। जब वो वहाँ पर 2 गार्ड्स को आते हुए महसूस करता है, हाउ तुरंत हिडन एबिलिटी का यूज करके छुप जाता है। शुरू में उसे नहीं पता होता कि ये कौन है, लेकिन सिस्टम उसकी हेल्प करता है और बताता है कि ये ब्लैक टाइगर मर्सरीज ग्रुप के मेंबर्स हैं, जो कैरमो की फैमिली के दुश्मन होते हैं। ग्रुप का लीडर पहले सेफ जोन में था, लेकिन जब उसने बिना वजह मासूम लोगों को मारना शुरू कर दिया तो उसे वहाँ से बाहर कर दिया गया। अब ये लोग कई स्टूडेंट को किडनैप कर चुके होते हैं और यहाँ तक कि कैरमो को भी होस्टेज बना रखा था। टीन भी उन्हीं लोगों में से एक होती है जो पकड़ी जा चुकी है। टीन को उनके कैप्टन के पास ले जाया जाता है, जो काफी ज्यादा क्रीप होता है और उसके साथ गंदी हरकतें करने की कोशिश करता है, लेकिन टीन हिम्मत दिखाकर उसके हाथ को काट लेती है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से उसके चेहरे पर अपना एक हाथ मारता है। वो उसके साथ यहाँ पर जबरदस्ती कर रहा होता है। फैंग वहाँ पर बधा हुआ होता है और वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो काफी ज्यादा गुस्से में उस आदमी की तरफ दौड़ता है और अपनी पूरी ताकत के साथ उस क्रीप को टीन से दूर धक्का दे देता है, लेकिन वो आदमी लेवल 13 का होता है, जो तुरंत उठता है और फैंग को एक जोरदार पंच मारकर पीछे ढकेल देता है। उसके बाद वो अपनी गन लगाकर फैंग पर पॉइंट कर देता है, लेकिन तभी अचानक उस आदमी को अपनी पीठ में बहुत ज्यादा तेज दर्द महसूस होने लगता है और पता चलता है कि ये हाउ है जिसने उसके अंदर स्पाइडर फैंग वेपन घुसा दिया होता है। इसी के साथ हाउ बाकी वहाँ पर मौजूद सभी गार्ड्स को आसानी से टेक डाउन कर देता है। उसके बाद हाउ फैंग को फ्री करता है। जब टीन उसे बताती है कि फैंग ने उसकी जान बचाई थी, हाउ उसे वही वेपन दे देता है और उसका हौसला बढ़ाता है कि वो खुद उस क्रीप को फिनिश करे। हाउ साफ साफ बोलता है कि अगर उसने उसे आज नहीं मारा तो ये आदमी बाद में वापस आकर जरूर उसे खत्म कर देगा। यहाँ पर फैंग एक सेकंड भी हिचकिचाता नहीं है और सीधा उस आदमी को मार देता है। जैसे ही वो उसे किल करता है उसका लेवल सीधा 6 से बढ़कर 10 हो जाता है। फैंग वेपन वापस करने के लिए हाउ के पास आता है, लेकिन हाउ उससे कहता है कि वो वेपन अपने पास ही रखे। ये बर्ताव देखकर वो काफी ज्यादा ग्रेटफुल महसूस करता है और वो फैसला करता है कि अब वो हाउ का अंडरलिंक यानी साथी बनकर रहेगा। टीन इस बात पर थोड़ा परेशान होती है, लेकिन हाउ को इससे कोई भी परेशानी नहीं होती। लेकिन वो फैंग से कहता है कि पहले वो अपनी लॉयल्टी साबित करे बाकी स्टूडेंट को प्रोटेक्ट करके। हाउ यहाँ पर खुद फैसला करता है कि वो अकेले कैरमो को रेस्क्यू करने जाएगा। टीन उसके लिए यहाँ पर चिंतित होती है और वो चाहती है कि फैंग भी उसके साथ जाए, लेकिन हाउ उन दोनों की हेल्प करने से साफ साफ मना कर देता है और कॉन्फिडेंस से बोलता है कि उसे पता है कि वो क्या कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करता। वो सीधे बाहर निकलते ही पहले एक गार्ड को फिनिश कर देता है और दूसरे को नाइफ पॉइंट पर पकड़कर पूछता है कि कैरमो को कहाँ पर रखा गया है, लेकिन उसे जवाब मिलने से पहले ही एक लेवल 28 का कमांडर अचानक से वहाँ आकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वो सीधा जमीन पर जाकर गिरता है। वो कमांडर तुरंत हाउ को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है। वो हाउ पर एम लॉक करता है, लेकिन तभी वो वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर वो कमांडर समझ जाता है कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, इसीलिए वो तुरंत फोर्सेस को बुला लेता है ताकि इस बंदे को ऑन द स्पॉट खत्म कर दिया जा सके। सब लोग मिलकर हाउ पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हाउ एक एक शॉट को इजीली डॉज करता रहता है। वो अपना नॉर्मल फायर अटैक इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार उसका कोई भी असर नहीं होता। फिर वो पास जाकर उस आदमी पर स्लैश करता है, लेकिन उसका आर्मर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि ब्लेड भी उसका कुछ भी नहीं कर पाती। वो अपने चेस्ट से पावरफुल बीम शूट करता है, जो लगभग हाउ को
हिट कर देता है। ऐसा लगने लगता है कि पहली बार हाउ को कोई सच में स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिला है। वो आदमी कुछ और लेजर बीम समन करता है जिन्हें ब्लॉक करते हुए हाउ को काफी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ती है। हाउ समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी कोई रास्ता नहीं निकाला तो वो पक्का हार जाएगा। इसीलिए वो सिस्टम से हेल्प मांगता है और सिस्टम उसे सुझाव देता है कि वो अपना लिंक लेवल अपग्रेड करे। हाउ के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए वो मजबूरी में इस सुझाव को एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ एक नई डिफेंस एबिलिटी अनलॉक कर लेता है जिससे वो आने वाले शॉट्स को इजीली डॉज कर पाता है। शुरू में ऐसा लगता है कि वो कमांडर जीत चुका है, लेकिन तभी उसके एक सोल्जर ने उसे बताया कि हाउ अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही डिप्टी गुस्से में सबको ऑर्डर देता है कि वो उस पर ओपन फायर करे और इस रुकावट को खत्म कर दे, लेकिन हाउ हर एक बुलेट को डॉज कर देता है। वो पहले सारे वीक सोल्जर्स को एलिमिनेट करता है और फिर अपनी नई एक्सप्लोजन टेक्निक यूज करके उस डिप्टी कमांडर पर अटैक करता है। पहले कुछ भी खास होता हुआ नहीं दिखाई देता, लेकिन धीरे धीरे उसका हाई टेक सूट इंटेंस हीट की वजह से पिघलने लगता है, बिल्कुल किसी चॉकलेट की तरह। कुछ ही सेकंड में वो आदमी सिर्फ अपने अंडरवियर में रह जाता है भाई, जिसके बाद वो उस पे बहुत सारे अटैक्स करते हैं जिस वजह से वो सीधा जाकर पेड़ से टकराता है। डिप्टी कमांडर अपनी जान की भीख मांगने लगता है और यहाँ तक ऑफर करता है कि वो हाउ को एक ट्रेजर की भी देगा। जब हाउ वो की यूज करके ट्रेजर खोलता है तो उसके अंदर काफी सारे वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं। हाउ सिस्टम से रिक्वेस्ट करता है कि लगभग सारे आइटम्स को एक्सपीरियंस पॉइंट में बदल दिया जाए, क्योंकि वो जानता है कि कैरमो की लोकेशन पर बाकी एनिमीज से लड़ने के लिए उसे लेवल अप करना पड़ेगा। तभी सिस्टम हाउ को दो ऑप्शन देता है कि वो या तो सपोर्ट स्किल अनलॉक करे या फिर एक नया अकाउंट अनलॉक करे, जिससे उसे बिल्कुल नए और पावरफुल एबिलिटीज मिल सकती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि सिस्टम इसी तरह से काम करता है और हाउ को मल्टीपल अकाउंट्स का एक्सेस मिल जाता है। सबसे पहले उसने क्रिम्सन एम्परर का अकाउंट अनलॉक किया, जिससे उसे अपनी सारी फायर पावर्स के साथ साथ एक स्पेशल स्वॉर्ड भी मिल जाती है। जब हमने देखा कि नया अकाउंट अनलॉक करने से उसकी पावर और ज्यादा बूस्ट हो सकती है, तो वो एक और अकाउंट अनलॉक कर लेता है। इस बार उसे क्रेजी मोस का अकाउंट मिलता है, जो एक डिफरेंट डायमेंशन का जीनियस साइंटिस्ट होता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसने अपनी ही दुनिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। हाउ यहाँ पर सोच रहा होता है कि जैसे वो इस अकाउंट को एक्टिवेट करेगा उसे कोई सुपर अमेजिंग पावर मिलेगी, लेकिन उसकी जगह यहाँ पर सिर्फ एक एआई रोबोट समन होता है, जिसे देखकर वो पहले बिल्कुल भी खुश नहीं होता। लेकिन वो रोबोट जो मोस का क्रिएशन होता है उसे अपने मास्टर की सारी एबिलिटीज एक्सप्लेन करता है। रोबोट बताता है कि मोस सिर्फ इंजीनियरिंग और ब्लैक स्मिथिंग का एक्सपर्ट नहीं था, बल्कि एल्केमी एंड चैटिंग और जेमोलॉजी का भी मास्टर था। साथ ही वो ये भी समझाता है कि अब हाउ के पास एक एबिलिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट को डिकम्पोज करने की और इन्हीं मटेरियल से कोई भी मैकेनिकल आइटम बना सकने की। रोबोट एक डेमो देता है जब हाउ उसे एक बॉम्ब और डंजन से ली गई कुछ स्पाइडर सिल्क देता है, जिससे वो मिलाकर एक स्टिकी बॉम्ब बना देता है। ये देखकर हाउ मान लेता है कि उसे सच में एक अमेजिंग पावर मिल चुकी है। वो तुरंत अपना सारा कलेक्टेड सामान रोबोट के सामने रख देता है ताकि वो उनसे नए वेपन्स बना सके। इसके बाद हाउ सिस्टम वर्ल्ड से बाहर निकलता है और अपना रेस्क्यू मिशन शुरू करता है। उसे पता होता है कि कैरमो को स्कूल के जिम में बंदी बनाकर रखा गया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि कैरमो के दोनों बॉडीगार्ड स्टोन की तरह जम चुके होते हैं, जैसे उन्हें पेट्रीफाई यानी पत्थर बना दिया गया हो। उसे पास में किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो चुपके से आगे बढ़कर हालात देखता है और उसे पता चलता है कि इस पूरे ऑपरेशन का लीडर 38 लेवल का एक बंदा है जो काफी ज्यादा डेंजरस लग रहा होता है। हाउ उन दोनों के बीच की बातचीत सुन लेता है, जहाँ पर वो आदमी बताता है कि उसने एक स्पेशल वन टाइम टेक्निक यूज की थी जिसका नाम मेडुसा आई है, जिससे उसने बॉडीगार्ड्स को एक जगह स्थिर कर दिया यानी जमा दिया है। साथ ही वो ये भी बोलता है कि उन्हें नॉर्मल बनाने का सिर्फ एक ही तरीका और वो है मेडुसा टीयर्स। ये सुनते ही हाउ को याद आता है कि ये आइटम उस आयरन मैन जैसे बंदे से मिले ट्रेजर बॉक्स से कलेक्ट किया गया था। वो चुपके से गार्ड्स के पास जाता है और मेडुसा टीयर्स को उन दोनों पर डाल देता है ताकि वो फ्री हो जाए, लेकिन बदकिस्मती से उन्हें कुछ भी नहीं होता। इधर ये कमांडर कैरमो के साथ बिजनेस डील की बातें कर रहा होता है। वो उससे प्रॉमिस करता है कि उनका लीडर ये सुनिश्चित करेगा कि कैरमो को फ्यूचर में हार्मो ग्रुप की नेक्स्ट हेड बनाई जाए, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ एक चीज चाहिए होती है, जो है सेफ जोन का डिप्लॉयमेंट मैप। कैरमो इस बात से बिल्कुल भी नहीं डरती और सीधा मना कर देती है। वो मेंटली तैयार होती है कि अगर जरूरत पड़ी तो मरने के लिए भी तैयार है। तभी बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर हाउ एंट्री ले लेता है और उसे बचा लेता है। जब वो आदमी उसका प्रोटेक्टिव बैरियर तोड़ने ही वाला होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि कैरमो हाउ को ऑफर करती है कि अगर वो उसे बिना किसी एक खरोच के सेफ रख पाता है तो वो उसे 1 मिलियन के साथ साथ एक्स्ट्रा 10 मिलियन और दे देगी। हाउ तुरंत हमला शुरू करता है और एक पावरफुल फायर अटैक का यूज करता है ताकि उन दोनों को भागने का मौका मिल जाए, लेकिन ये अटैक कमांडर पर बिल्कुल भी असर नहीं करता। वो
वो आसानी से उस अटैक को टाल देता है और तुरंत हाउ को जोर से लात मारकर दूर फेंक देता है। लेकिन हाउ यहाँ पर हार नहीं मानता, वो अपनी शील्ड और स्वॉर्ड के साथ वापस आता है और कैरमो को प्रोटेक्ट करते हुए सोल्जर्स के साथ सीधे क्लैश करता है। दोनों के बीच भयानक वेपन फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन जल्दी हाउ को समझ आ जाता है कि वो इस लेवल के दुश्मन के सामने टिक नहीं सकता। एक ही अटैक में कमांडर हाउ की लगभग 20% हेल्थ खींच लेता है और उसे फिर से हवा में उछाल देता है। ये देखकर कैरमो समझ जाते हैं कि हाउ के पास कोई चांस नहीं है, इसीलिए वो उससे बोलती है कि वो यहाँ से भाग जाए और अपनी जान बचा ले। लेकिन हाउ मना कर देता है क्योंकि उसे ये पैसे अपने फादर को बचाने के लिए चाहिए थे। इसीलिए वो फैसला करता है कि अब उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि या तो वो सरवाइव करे या यहीं पर मर जाए। वो अपना स्टिकी बॉम्ब यूज करता है इस उम्मीद के साथ कि शायद कुछ बड़ा डैमेज हो जाए। बॉम्ब थोड़ी देर के लिए कमांडर को रोक जरूर देता है और उसकी थोड़ी सी हेल्थ को भी कम कर देता है, लेकिन वो इजीली इससे तोड़कर बाहर निकल जाता है। वो फिर से हाउ पर अटैक करता है जिसे हाउ अपने शील्ड से ब्लॉक करता है, लेकिन उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि वो भी लगभग गिर ही जाता है। तभी हाउ को समझ आ जाता है कि इस फाइट को जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपने दिमाग से। लकीली उस टाइम रोबोट का एक नया वेपन कंप्लीट हो चुका होता है जिसे हाउ बिना समय गवाए समन करता है, जो कि एक गैटलिंग गन होती है जिससे वो कमांडर को डिस्ट्रैक्ट करता है। इस डिस्ट्रैक्शन से फायदा उठाकर हाउ पीछे से किल डैगर से उस पर अटैक करता है, लेकिन कमांडर भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता है। वो पलटकर हाउ पर एक और उतना ही ताकतवर अटैक करता है जो लगभग उसकी पूरी हेल्थ को खत्म कर देता है। लीडर गुस्से में बोलता है कि उसे अपनी एक स्पेशल एबिलिटी वेस्ट करनी पड़ी सिर्फ इस बेकार सी फाइटिंग में जिंदा रहने के लिए। अगर वो ये एबिलिटी यूज नहीं करता तो वो यहीं पर मर जाता। उस स्पेशल स्किल की वजह से उसकी हेल्थ फिर से रिकवर हो जाती है, लेकिन सिर्फ आधी से थोड़ी नीचे तक। यहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर फाइट खत्म करने के लिए एक स्पेशल सीरम का यूज करता है जिससे वो एक वेयरवुल्फ जैसे मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर हाउ को लगता है कि अब उसके बचने के कोई ऑप्शन नहीं बचे और सच में ऐसा लगता है कि गेम ओवर होने वाला है। लेकिन तभी आखिरी समय पर कैरमो के दोनों बॉडीगार्ड्स वहाँ पर आ जाते हैं। ये दोनों बंदे लेवल 40 के होते हैं और अपनी स्पिरिचुअल एबिलिटी से उस बंदे को रोक देते हैं। उस समय हाउ ऑलमोस्ट मौत के दरवाजे पर खड़ा होता है, इसीलिए कैरमो तुरंत ऑर्डर देती है कि उनमें से एक बंदा हाउ को हील करे। हाउ तुरंत रिकवर हो जाता है और कमांडर को घसीटकर उसके सामने लाया जाता है ताकि उसका खात्मा किया जा सके। हाउ बिना एक सेकंड गवाए अपनी स्वॉर्ड से उस बंदे को हमेशा के लिए फिनिश कर देता है। वो मरने से पहले धमकी देता है कि उसकी डेथ का मतलब है सबका एंड। कैरमो इन सबसे इतनी इम्प्रेस होती है कि वो हाउ को अपना ग्रुप ज्वाइन करने का ऑफर देती है, लेकिन हाउ मना कर देता है और साफ साफ बोलता है कि उसे सिर्फ पैसा चाहिए। कैरमो उसका मन बदलने की कोशिश करती है और बताती कि अगर वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करेगा तो उसे बेस्ट इक्विपमेंट, अनलिमिटेड रिसोर्सेज और टॉप लेवल सपोर्ट मिलेगा। वो ये भी बोलती है कि हाउ की फैमिली को अपर 3 डिस्ट्रिक्ट्स में शिफ्ट कर दिया जाएगा जो सबसे सेफ जगह होती है जहाँ पर मॉन्स्टर का कोई खतरा नहीं होता। हाउ अभी तुरंत हाँ नहीं बोलता, लेकिन वो कैरमो से एक ब्लैक कार्ड ले लेता है। उस ब्लैक कार्ड की वजह से हाउ के फादर को VIP रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। उन्हें ट्रीटमेंट के लिए एक भी पैसा पे नहीं करना पड़ता क्योंकि जो वो हॉस्पिटल होता है ना वो खुद हानमो ग्रुप का होता है। हेड डॉक्टर खुद आकर उनका हालचाल पूछता है और पहले जो उनके साथ बुरा बर्ताव हुआ था उसके लिए वो उनसे माफी भी मांगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हेड डॉक्टर नर्सेस को ऑर्डर देता है कि तुरंत पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट एंटीडोट लेकर आए। यून पे ये जानने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है कि हाउ को ब्लैक कार्ड कहाँ से मिला। तो वो मजाक मजाक में सोचते हैं कि शायद उसने कैरमो को रेस्क्यू कर लिया होगा, लेकिन हाउ तुरंत उसकी सोच से पहले ही रोक देता और उसे सच बता देता है। तभी दोनों नर्सेस घबराई हुई भागते हुए आती हैं और डॉक्टर को बताती हैं कि वॉल्ट में रखी सारी जितनी भी टॉप लेवल मेडिसिन थी चोरी हो चुकी हैं। हाउ ये सब सुन लेता और तुरंत अपना AI रोबोट समन करता है जिसे सिर्फ वही देख सकता था। वो रोबोट से पूछता है कि क्या वो उसके फादर के लिए मेडिसिन बना सकता है, लेकिन रोबोट मना कर देता है और बताता है कि अभी हाउ का लिंक लेवल मॉस के साथ काफी ज्यादा लो है और उसने उसे अपग्रेड भी नहीं किया, इसलिए वो इतना एडवांस मेडिसिन क्रिएट नहीं कर सकता। इतना बोलकर रोबोट वहाँ से गायब हो जाता है। नर्सेज बताते हैं कि चोरी के बारे में कोई सबूत नहीं मिला, बस एक मैसेज छोड़ा गया था जिसमें बीस्ट कोड लिखा था। डॉक्टर एक्सप्लेन करता है कि जो बाकी मेडिसिन उनके पास हैं, वो सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन असली प्रॉब्लम को कंट्रोल नहीं कर सकती। इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि जब चोर एंटीडोट को ब्लैक मार्केट में बेचने की कोशिश करे तब उसे वहाँ से वापस सीज कर लिया जाए। ये सुनकर हाउ अपनी बहन यूनफे के साथ सेलर से मिलने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में यूनफे को पता चलता है कि हाउ ने कैरमो को बचाया था। वे दोनों सेलर की तलाश में इधर उधर घूमने लगे, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। तब यूनफे वहाँ पर एक बॉक्स को देखती है और ये सोचकर उसे खोलने जाती है कि शायद इसी के अंदर एंटीडोट हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ टाइम पर यूनफे को सावधान नहीं कर पाता और उसकी एक छोटी सी गलती का रिजल्ट ये होता है कि दोनों अलग अलग पॉइजन बैरियर्स के अंदर ट्रैप हो जाते हैं जिन्हें वो तोड़ नहीं सकते। शुरू में हाउ को लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसके पास तो
सिस्टम है ना, लेकिन जैसे वो उसे ओपन करता है सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि पॉइजन की वजह से उनका कनेक्शन टूटने वाला है और कुछ ही देर में सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। सिस्टम साफ साफ बोलता है कि अगर हाउ ने खुद को हालात से बाहर नहीं निकाला तो वो वापस ऑनलाइन नहीं आ पाएगा। इस समय हाउ बिल्कुल पावरलेस हो जाता है, जैसे वो फिर से वही नॉर्मल इंसान बन गया हो। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही करप्ट लेवल 10 का डॉक्टर होता है। वो बताता है कि उसने ये पॉइजन खासकर हाउ को पकड़ने के लिए बनाया था। उसका असली प्लान ये होता है कि हाउ को बीस्ट गॉड के पास ले जाया जाए। लेकिन तभी सीन में एक नई एंट्री होती है, एक लड़की की जिसका नाम सीयू होता है, जो कि डॉक्टर को किक मारकर बैरियर को ब्लास्ट करके तोड़ देती है, जिसकी वजह से हाउ और यूनफे दोनों बच जाते हैं। जब हाउ अपनी बहन को संभाल रहा होता है तभी वो डॉक्टर भागने लगता है। हाउ और सीयू उसका पीछा करते हैं, लेकिन हैरानी से वो डॉक्टर काफी ज्यादा तेज होता है। हाउ अभी अपने सिस्टम की हेल्प नहीं ले सकता, इसलिए वो किसी भी स्पेल पावर का यूज नहीं कर पाता। हालांकि फिर भी वो अपने मार्शल स्किल का यूज करके कुछ क्रेजी पावर अनलॉक करता है। बिल्डिंग्स और बॉल पर जंप करते हुए हाउ सीधा डॉक्टर के आगे पहुंच जाता है, पर तभी वो डॉक्टर एक अजीब सी डिवाइस का इस्तेमाल करके गायब हो जाता है। सीयू उस डिवाइस पर लगा हुआ लोगो देखकर पहचान लेती है कि ये हंगसंग ग्रुप का है। इसी बीच हाउ के दिल में एक बुरा एहसास होता है कि शायद यूनफे खतरे में है। वो तुरंत पलटकर वापस अपनी बहन की तरफ भागने लगता है। हाउ को ये देखकर झटका लगता है कि यूनफे को बंदी बनाकर रखा गया है। सिस्टम अभी तक डाउन होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाता और बस खामोशी से ये सब देखता रहता है। तभी अचानक एक अनजान लड़का जिसका नाम एशियंट होता है फिल्मी एंट्री करता है और हवा में उड़ते हुए डॉक्टर के चेहरे पर दोनों पैरों से किक मारता है। यूनफे उसे पहचान लेती है और बताती है कि वो उनके स्कूल का सीनियर है, जिसे एक जीनियस माना जाता है। लेकिन एशियंट काफी हम्बल होता है और वो ये तारीफ करने से मना कर देता है। इस बार हाउ पूरा ध्यान रखता है कि वो डॉक्टर भाग न जाए, लेकिन डॉक्टर की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि उसकी एक साथी वहाँ पहुँच जाती है। वो माइंड कंट्रोल स्पेल का इस्तेमाल करती है, जिससे वे लोग कुछ देर के लिए अपना कंट्रोल खो देते हैं और औरत बिना वक्त गवाए डॉक्टर को उठाती है और वहाँ से निकलने वाली होती है। तभी डॉक्टर को होश आ जाता है और वो जाकर हाउ से एंटीडोट लाने की कोशिश करता है। उसी मूवमेंट पर सिस्टम और ज्यादा पॉइंट यूज करता है, जिसकी वजह से हाउ खुद को माइंड कंट्रोल से आजाद कर लेता है। लेकिन वो औरत दोबारा हाउ को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार ये काम नहीं करता। हाउ उस लेडी पर हमला करता है, लेकिन वो लेडी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से गायब हो जाती है। अब वो यूजलेस डॉक्टर काफी ज्यादा डरा होता है और वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। वो एक अजीब सा सीरम निकालता है और खुद को अपने अंदर इंजेक्ट कर देता है। हाउ उसके सीने को चीर देता है, लेकिन तब तक सीरम का असर शुरू हो चुका होता है। डॉक्टर धीरे धीरे एक बड़े मॉन्स्टर में बदलने लगता है और फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। बाद में सीयू हाउ को एक प्राइवेट ऑक्शन के बारे में बताती है जो आने वाली शाम को होने वाला था। हाउ नहीं चाहता था कि उसकी बहन उसके साथ आए, इसीलिए वो उसके लिए एक टैक्सी बुलाकर उसे घर भेज देता है। इस दौरान हाउ ये भी समझ जाता है कि सीयू का कनेक्शन केरमो से है, क्योंकि वो बिल्कुल सही टाइम पर उसकी मदद करने के लिए आ पहुंची थी। हाउ उसका शुक्रिया अदा करता है। तभी सीयू उससे ये पूछती है कि क्या वो एशियंट को जानता है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि उस बंदे के पीछे और भी पार्टीज लगी हैं। हाउ मना कर देता और बोलता है कि वो एशियंट को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन फिर भी वो हैरान होता है कि बिना कोई शब्द कहे इतनी बड़ी हेल्प करके वो चुपचाप गायब हो गया। थोड़ी देर बाद दोनों ब्लैक मार्केट ऑप्शन में आ जाते हैं, जो देखने में एक अलग ही जगह लग रही होती है। वहाँ पर एशियंट भी मौजूद होता है और पहला आइटम एशियंट इजिली खरीद लेता है, वो भी पूरे 3 मिलियन में। हाउ ये देखकर काफी ज्यादा शॉक होता है कि इतना यंग लड़का जिसका कोई स्टेटस या बैकग्राउंड नहीं पता, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। तभी हाउ का एआई रोबोट वापस आता है और ऑफर करता है कि वो आइटम्स की रियल वैल्यू कैलकुलेट करके बताएगा, ताकि हाउ गलत चीजों पर पैसे बर्बाद ना करे। अब तक जितने भी ट्रेजर ऑक्शन में आए होते हैं उन सभी को लगभग एशियंट बाय कर रहा होता है। हाउ को बाद में पता चलता है कि उसका स्कूल का साथी भी एक बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है, जो हानमो ग्रुप जैसा ही पावरफुल है। सीयू हाउ को समझाते हैं कि अगर वो कैरमो का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता और उनका ग्रुप ज्वाइन कर लेता तो उसके पास भी इतना पैसा होता कि वो यहाँ पर सारे के सारे आइटम्स को इजिली खरीद सकता था। उसके बाद नेक्स्ट आइटम अनाउंस होता है, जो एक ब्लूप्रिंट होता है, एक इंजीनियर मास्टर के द्वारा डिजाइन किया गया। ये स्टोन इतना ज्यादा रेयर होता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 10 से कम लोग इस स्टेज तक पहुँच पाते हैं। ब्लूप्रिंट इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि इसे कोई समझ ही नहीं पाता, इसीलिए किसी को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता और उसका स्टार्टिंग प्राइस भी काफी ज्यादा कम रखा जाता है। सब लोग तब हैरान हो जाते हैं और हंस पड़ते हैं जब हाउ बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ उठाकर उस ब्लूप्रिंट के लिए 2 मिलियन का बैट लगा देता है। ऑक्शन खत्म होते ही उसे वो आइटम मिल जाता है और सिस्टम तुरंत इन्फॉर्म करता है कि ये ब्लूप्रिंट असल में एक मेक यानी रोबोट बनाने का डिजाइन है। इस आइटम के इफेक्ट से मेक का लेवल लगभग 20 तक अपग्रेड हो जाएगा। हाउ को ये बात काफी ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि ये चीज फ्यूचर में मॉन्स्टर फाइटिंग के लिए काम आ सकती है। इसके बाद ऑक्शन का सबसे आखिरी और सबसे कीमती आइटम सामने आता है, जो था फ्यूरस एल्फ का रिजरेक्ट
रिजरेक्शन पोर्शन। इस पोर्शन की स्टार्टिंग वेट 10 मिलियन से शुरू होती है। सीईओ हाउ को समझाती है कि ये पोर्शन किसी मरे हुए इंसान को वापस जिंदा कर सकता है, लेकिन इसके कुछ खतरनाक साइड इफेक्ट भी होते हैं। उसमें से एक ये था कि जो भी जिंदा होता है वो एक गुस्से और खून की प्यास से भरा एक एल्फ बन जाता है। हाउ अपने एआई से पूछता है, जिसने उसका नाम वेस रखा होता है, कि क्या तुम्हारा मास्टर एल्केमिस्ट जैसा पोर्शन बना सकता है। वेस इस बात से सीधा मना कर देता है और बताता है कि ये चीज फॉर्मोलॉजी से काफी ज्यादा आगे है, साथ ही अनएथिकल भी मानी जाती है। इसी बीच उनकी बातचीत के दौरान एशियंट उस पोर्शन को 300 मिलियन में खरीद लेता है। ये देखकर हाउ सोच में पड़ जाता है कि उनका सीनियर आखिर किसे जिंदा करना चाहता है। ऑक्शन का इवेंट खत्म हो जाता है और जब हाउ सड़क पर चल रहा होता है तभी एशियंट पीछे से उससे बात करने आता है। हाउ उसे इतने सारे आइटम्स खरीदने पर बधाई देता है और उससे पूछता है कि क्या रिजरेक्शन पोर्शन सच में काम करता है। एशियंट को यहाँ पर खुद भी पता नहीं होता है, लेकिन वो इतना जरूर मानता है कि सिर्फ इसी आइडिया ने लोगों को इंसानी क्षमता से आगे बढ़ने की हिम्मत दे दी है, क्योंकि उनके पास दोबारा जिंदा होने की उम्मीद होती है। जाने से पहले एशियंट हाउ को ऑक्शन से लिया हुआ एक आइटम दे देता है, जो था फ्लाइंग क्लॉक, जिसे हाउ काफी टाइम से चाहता था। हालांकि एशियंट ने उस क्लॉक के लिए 6 मिलियन खर्च किए थे, फिर भी उसे देने में उसे कोई परेशानी नहीं होती। वो बात में ये भी कहता है कि हाउ की सिस्टर काफी ज्यादा क्यूट है। इसके बाद हाउ अपने सिस्टम के अंदर जाता है और जो ब्लूप्रिंट उसने हासिल किया था उसकी मदद से मेक बनाना शुरू करता है। वो उसकी एबिलिटी का यूज करके हाउ का एम होता है कि वो मेक को अपनी माँ जैसे डिजाइन करेगा। जब मेक का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस चल रहा होता है तब अचानक सिस्टम एक नोटिफिकेशन अलर्ट देता है, जो ये बताता है कि किसी चीज की वजह से प्रोसेस में रुकावट आ रही है। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, हाउ के सामने जो मेक खड़ा होता है वो बिल्कुल भी उसकी माँ जैसा नहीं लगता। उसे देखकर हाउ को यकीन नहीं होता कि ये मैक लेवल 20 का है, क्योंकि वो एक मेड आउटफिट में काफी ज्यादा नाजुक और कमजोर लग रही होती है। लेकिन उसका रोबोट असिस्टेंट उसे कंफर्म करता है कि दिखावट के बावजूद उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल भी वही है जो बताई गई थी। हाउ उसका नाम नाना रख देता है और ये सुनते ही मेक तेजी से उसके पास आकर उसे मास्टर कहकर बुलाती है। हकीकत में उस बॉडी के अंदर जो पर्सनैलिटी थी वो एक पावरफुल मैकेनिक क्वीन आयरिना की थी, जो एक एडवांस सिलिकॉन बेस्ड सिविलाइजेशन से बिलोंग करती थी। उसके पास इस डायमेंशन को हथियाने के प्लान्स थे, क्योंकि अब वो दोबारा जन्म ले चुकी थी। लेकिन हाउ इस सच्चाई से बिल्कुल भी अनजान होता है। बाद में हाउ नाना को अपनी फैमिली से इंट्रोडक्शन कराता है और बताता है कि ये उनकी नई हेल्पर है, जो घर के काम जैसे सफाई, कुकिंग और बाकी चीजों में मदद करेगी। इसी वक्त नाना किचन में बर्तन धो रही होती है और हर एक पल उसे नफरत हो रही होती है, क्योंकि ये काम उसके स्टैंडर्ड से काफी नीचे होता है। फिर भी वो अपनी नाराजगी छुपाकर नॉर्मल बर्ताव करती है। अंदर ही अंदर वो कसम खा लेती है कि जैसे वो अपनी इस करंट बॉडी से फ्री होगी सबको खत्म कर देगी। इसी दौरान अकेडमी में उस हादसे को लेकर एक प्रेजेंटेशन रखी जाती है। प्रिंसिपल सब लोगों को इकट्ठा करता है ताकि उस हीरो को शुक्रिया अदा कर सके जिसने उन सबकी जान बचाई थी। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मैं मिलता हूँ तुमसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।